वफाक पाकिस्तान को नहीं सुना गया। शहीद कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी न राइट ऑफ हियरिंग मिला, न इंसाफ मिला और ना ही उनको वकील दिए गए। इस एतबार से पाकिस्तान के मजलूम अवाम की ये सबसे बड़ी सियासी, जमहूरी, पार्लिमानी, वफाकी जमात कल भी मजलूम थी, आज भी मजलूम है। जितने दिन पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट है, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती और एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी को कहीं भी सरेंडर नहीं करेंगे। आज फिर बंगाल जैसा खेल खेलने की कोशिश की गई। वो पाकिस्तान का लेजिटिमेट प्रेसिडेंट है। आज पंजाब के वजीर आला के बड़े भाई ने उसको गद्दार करार दिलवाने के लिए बांग्लादेश मॉडल का एक्ट 1 खेला। पाकिस्तान की कौम जानती है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफा सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहली दफा उस वक्त जब वो तौहीने अदालत के मुल्जिम थे। आज वो जमहूरी सदर को गद्दार कह रहे थे। नवाज शरीफ साहब कौम को बताएं कि वो क्या खेल खेलना चाहते हैं, वो किसका खेल खेलना चाहते हैं। जिस बदकिस्मत सूबे से, जो मेरा सूबा है, उस सूबे पे 3 लाशें वहां से वज़ीर आज़म के भेजे गए। आज अगर वहां चौथे ताबूत की कीलें ठोकी जा रही हैं तो ये किसकी खिदमत होगी, फेडरेशन की या पाकिस्तान की। आज आर्टिकल 6 का बड़ा तज़किरा किया नवाज शरीफ साहब ने और उनकी जमात ने। पाकिस्तान के लोग जानते हैं 6 तो उन पर लगती है जो 16 करोड़ को छोड़कर भाग जाएं। खड़े रहने वालों पर कौन 6 लगाएगा। एक दफा फिर नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात ने इदारों के पीछे छुप के जमहूरियत पे हमला कर दिया। आसिफ जरदारी उसी रास्ते का मुसाफिर है। वो भगोड़ा नहीं हो सकता, या वो गाजी है और या फिर वो शहीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये बात तो तय है कि 2 बड़ी पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहुत कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद एक बार फिर आमने सामने। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट गए एज ए पिटिशनर। जो पिटिशन वो दाखिल कर चुके हैं, मेमो गेट का सानिया और मेमो गेट का वाकया जल्दी से पाकिस्तान की कौमी सलामती और सियासत को अपनी लपेट में लेता हुआ एक बड़े तूफान की तरह पाकिस्तान की सियासत पर छा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का आला इजलास सुप्रीम कोर्ट के में होने वाली हियरिंग के फौरन बाद ऐवान सदर में बुलाया गया और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें कि बाबर अवान साहब ने बहुत ही इमोशनल बातें की, बल्कि ऐसी बातें भी की जो दिल को दहलाने और दुखाने वाली हैं। लाशों की बातें की और चौथे ताबूत की तैयारी की बातें की। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेमो गेट के हवाले से ये अपनी इल्तिजा पेश की है सुप्रीम कोर्ट को कि उन्हें अब इस पार्लियामेंट पर एतबार नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में की जाने वाली करारदादों पर हुकूमत कोई अमल दरामद ही नहीं करती। इसलिए उनके पास अब और कोई रास्ता रह नहीं गया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक जुडिशल कमीशन जो रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तारिक खोसा साहब प्रोब करेंगे मेमो स्कैंडल में, बल्कि उसके साथ साथ हुकूमत को 15 दिन का वक्त दिया गया है, जिसके अंदर 13 रेस्पोंडेंट्स यानी कि 13 लोगों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने मौक़िफ़ फौरी तौर पर इन 15 दिनों में कोर्ट के सामने पेश करें। इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जस्टिस जावेद ख्वाजा साहब ने कहा मेमो स्कैंडल अब अजम्पशंस यानी कि सिर्फ बातों और कहानियों और अखबारों की खबरों पर नहीं चल सकता, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए घिनौनी साजिश अगर कोई है और जिससे कौमी सलामती, पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की सरजमीन को कोई खतरा है, तो तमाम चीज़ें मंजर आम पर आनी चाहिए। इन 13 लोगों में जिनको बुलाया गया है और जिनसे एविडेंस मांगा गया है उसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ द ISI जनरल शुजाब पाशा,
प्रेसिडेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरीज, डिफेंस सेक्रेटरीज, इंटीरियर सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज ऑफ द ऑल प्रोविंशियल गवर्नर्स, चारों सूबों के गवर्नर के सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द प्रोविंसेस अमंग द रिस्पोंडेंट्स। उसके साथ साथ हुसैन हक्कानी साहब को यह भी कह दिया गया है कि वो मुल्क से उस वक्त तक जा नहीं सकते जब तक कि इस मेमो गेट का मामला तय ना पाया जाए। ये आप जानते हैं कि एक तरफ बॉन कॉन्फ्रेंस की बाइकॉट, दूसरी तरफ नाटो का हमला, और पाकिस्तान इस वक्त बैरूनी और अंदरूनी खतरात में घिरा हुआ है। फिर इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरफ इशारा कर रही थी? दो चार बहुत अहम बातें बाबर अवान की, इस पर बात करेंगे और एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। उसके बाद सेनेटर मौला बख्श चादरियो, फेडरल लॉ मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मोहम्मद मालिक सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी क्या समझ रहे हैं जमहूरी हुकूमत को कोई खतरा है? वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने तारुफ कराया था अपने गेस्ट से, उनको वेलकम करते हैं। सेनेटर मौला बख्श चादरियो साहब, फेडरल लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर और बहुत ही अहम रुकन। इसी तरह खुर्रम दस्तगीर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन। आज सारा दिन मियाँ साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट में गुजारा। बहरहाल मामलात क्यों ऐसे हुए, क्या हुआ, इनका मौक़िफ़ क्या था और बाबर अवान साहब का क्या कहना चाह रहे थे? मैं चांडियो साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो बाबर अवान साहब ने बातें की उनमें दो तीन बातें मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी, मैंने जैसे कहा कि दुख की भी लगी और मुझे बड़ा अजीब सा एक मेरे सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू आया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तमाम इदारों में जंग करवाना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब जो है जमहूरी सदर को गद्दार कह रहे हैं, वो बताएंगे वो किसका खेल खेल रहे हैं। चले ये तो आपकी सियासत हो सकती है, लेकिन ये कहना कि पंजाब से मैं उस बदनसीब सूबे से ताल्लुक रखता हूं जिससे 3 लाशें गई, अब चौथी के ताबूत में कीलें ठोकी जा रही हैं, ये किसके लिए कहा उन्होंने? ये मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है बाबर अवान साहब से बात करनी चाहिए आपको कि उनके जहन में क्या है। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरा और मेरी वाबस्तगी का पार्टी के जी, तो मेरे ख्याल में दोनों बातें समझ में मेरे को जो आती है वो ये कि अदालतों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी इंसाफ नहीं मिला। अदालतों ने पीपल्स पार्टी को जिस दुराहे पे जाकर खड़ा किया वो हम कई सालों तक भुगतते रहे हैं। हमारे पहले कायद को भी जिस अंदाज से अदालत के ज़रिए ही शहादत का जाम पीना पड़ा, और ये सारे तजुर्बात हैं। और फिर उन्हीं अदालतों के, मैं आज की अदालत पर नहीं बात कर रहा जी, लेकिन इस्तेमाल अदालत को किया गया। अनवारुल हक मोहरा था, मौलवी मुश्ताक मोहरा था, फिर बीबी को सजाएं देने वाला जस्टिस कयूम भी मोहरा था। और उस वक्त के चौधरी मियाँ साहब के छोटे भाई साहब, उन्होंने फ़ोन करके सज़ा दिलवाई बीबी को, और सारे केसेस मियाँ साहब ने बनाए, सारे मामलात इधर हुए। और पाकिस्तान के मोहब्बे वतन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ऐसा अंदाज ना अपनाया जाए पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में कि पाकिस्तान के सूबों के दरमियान दूरियां पैदा हो जाए। लेकिन आपने देखा भुट्टो साहब के बाद पाकिस्तान छोटे सूबों के लिए बिलखुसूस सिंध में अजनबी बन गया था। लेकिन ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी जिन्होंने अपने बाप की मिशन को जारी रखा और वो वफाक की सियासत करती रही। हमने लाख इख्तलाफ और गालियाँ बर्दाश्त कर कर वफाक की सियासत की है। हम वफाक से कभी दूर नहीं हो सकते, लेकिन इस सियासत करने के बाद नतीजा क्या निकला है? आज फिर जब 1 साल रह गया है बीबी, तो क्या ज़रूरत है इस बहरान पैदा करने की, क्या ज़रूरत है इस अफरा तफरी पैदा करने की कि ये फिर गलतफहमियाँ दूर पैदा हो जाए, फिर ये दूरियाँ पैदा हो जाए। मेरे ख्याल में मियाँ साहब को ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मियाँ साहब जमहूरी चैम्पियन बने फिरते जमहूरियत के, बड़ा जमे गफीर उनके पीछे, चारों सूबों में बहुत बड़ी कुव्वत है, तो फिर इदारों के पीछे क्यों? क्या वो आदत नहीं गई कि पहले फौज के पीछे अब अदालत के पीछे लड़ना चाहते हैं? जब वो मोर्चा नहीं मिल रहा तो ये मोर्चा हाथ करना चाहते हैं। एक ही इदारा बच गया है, खुदा के वास्ते उस इदारे को बख्श दे, इस इदारे के लिए गलत फहमियाँ पैदा ना करें, इस इदारे पर सब लोगों का मुकम्मल एतमाद हो चला है, पाकिस्तान की फ़ौज पर, अदलिया पर।
ان اداروں کو کیوں متنازع بناتے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے ان کو استعمال کر کے ان سے فیصلہ لے کر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی. تو بابر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے جو ان کے تجربات ہیں ان کے نتیجے میں بات کر رہی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. جی میری دل آپ کی طرح ہے. جیسے ابھی آغاز میں نا آپ نے جملہ کہا ہے، بخدا میرا جملہ جب آپ بات کر رہی تھی میرا دل دھڑک رہا تھا. آپ کہہ رہی تھی کہ کچھ باتیں سن کر ہم ڈر گئے، ہم گھبرا گئے ہیں. ہم نے ذمہ نہیں لیا، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، ہم نے تابوت اٹھانے کی تو بات صرف نہیں کی. صرف ہم تو نہیں کہتے، میں کہتا ہوں میاں صاحب کی پارٹی کو بھی کبھی مذاق میں بھی کہہ دو کہ پاکستان کی خاطر جان قربان کرنی پڑی تو کریں گے. کبھی کہہ دو بچے قربان کرنے پڑے تو کریں گے. کیا یہ صرف بھٹو خاندان کا تو امتیاز ہے کہ جب بھی بات کرے کہ پاکستان کے لیے جان دیں گے، بی بی کہے پاکستان کے لیے جان دوں گی؟ نہیں، لیکن یہ بات سنیں، آپ جو جس گھبراہٹ کی بات آپ کرتی ہیں، جب آپ کر رہی تھی بات بابر صاحب کی میں نے بات نہیں سنی، لیکن آپ کی بات سن کے میں بھی گھبرا رہا تھا کہ یہ دکھ اور یہ تکلیف کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ یاد کریں ابھی میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب دونوں، ان کے پھر لیڈر پہلے کہتے تھے بھٹو پاکستان ساتھ نہیں چلے، بی بی پاکستان ساتھ نہیں چلے، اب کہتے ہیں زرداری صاحب اور پاکستان نہیں ساتھ چلے گا. بھائی الیکشن ہے، یہ پاکستان بیچ میں کہاں سے آ جاتا ہے؟ پاکستان کو خطرہ ہے، پاکستان بابا الیکشن ہے. کسی دنیا کے ملک میں الیکشن کے ساتھ اپنی فتح کے لیے ملک کی سالمیت نہیں لگاتے، اس کی بات نہیں کرتے. اوکے چانڈیا صاحب، آپ کا موقف ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے الیکشن کے لیے، لیکن بابر امان صاحب کی جو آج ٹون تھی وہ نہ صرف بہت سنجیدہ تھی، بہت سیریس تھی، بڑی سیریس ایلیگیشنز تھی. خرم دستگیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی ظاہر ہے بابر امان صاحب کی پریس کانفرنس سن لی ہوگی، سب لوگوں نے سن لی ہوگی. آج جو کچھ کورٹ میں ہوا، جو میاں صاحب پیش ہوئے اور جس طرح کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں، وہ تو چانڈیو صاحب لا منسٹر ہے، خود بہتر جانتے ہوں گے، لیکن یہ جو ریاکشن آیا ہے یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں آپ اداروں کو سامنے رکھ کر اور کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، اور کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں یہ عوام کو بتائیں، اور آپ سے یہ کھیل کون کھلوا رہا ہے، یہ آج ان کا موقف تھا.